नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे भारतीय उपमहाद्वीप के उस दौर में चलेंगे जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम एक ऐसे महान योद्धा की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिनका नाम ही शौर्य का पर्याय बन गया था, महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें पूरी दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। इस चर्चा के जरिए हम मेवाड़ के उस दिग्गज की महागाथा को समझेंगे जिसने विदेशी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे राजपूताने को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। कर्नल जेम्स टॉड का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने राणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष कहा था। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव हों, एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो देने के बावजूद युद्ध के मैदान में उनका खौफ कम नहीं हुआ था। सच कहें तो ये 80 घाव केवल चोटें नहीं थी, बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी संयुक्त भारतीय सेना के कमांडर के लिए सर्वोच्च सम्मान के पदक थे। उनका यह शारीरिक बलिदान उनके अदम्य साहस की सबसे बड़ी गवाही देता है। तो आइए इस विश्लेषण की रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। हम राणा सांगा के संघर्ष और उदय से शुरुआत करेंगे। उनके विजयी अभियानों को देखेंगे, बयाना में मुगलों से उनके पहले टकराव को समझेंगे, खानवा के महासंग्राम की बात करेंगे, तोपखाने और हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे और अंत में उनकी शहादत और विरासत पर चर्चा करेंगे। भाग 1, संघर्ष और उदय, भविष्यवाणी और सिंहासन की कीमत। नियति की कीमत कितनी भारी हो सकती है, ये राणा सांगा के शुरुआती जीवन से बिल्कुल साफ हो जाता है। महाराणा रायमल के पुत्रों में उत्तराधिकार की एक भयानक होड़ थी। हुआ ये कि भीमल गांव में एक चारण पुजारिन ने सांगा के राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी। बस फिर क्या था, ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उनके अपने ही भाई पृथ्वीराज, जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था, ने सांगा पर जानलेवा हमला कर दिया और इसी हमले में सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। किसी तरह जान बचाकर वे सेवंतरी गांव भागे, जहां राठौड़ बिदा ने उन्हें शरण दी और सांगा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद करमचंद पवार ने उन्हें अजमेर में गुप्त रूप से शरण दी। ये सब हमें बताता है कि मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए इन सहयोगियों की निष्ठा कितनी गहरी थी। और यहीं पर एक बहुत ही भारी भरकम उपाधि सामने आती है, हिंदूपत। सांगा केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे, वे एक विशाल राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन चुके थे। ऐतिहासिक रूप से वे वो अंतिम हिंदू राजा थे जिनके नेतृत्व में अक्सर आपस में टकराने वाले स्वतंत्र और स्वाभिमानी राजपूत कबीले एक साझा विदेशी दुश्मन के खिलाफ एकजुट हुए थे। यह हिंदूपत की उपाधि उनकी उस असाधारण नेतृत्व क्षमता को प्रमाणित करती है जिसने पूरे राजपूताने को एक सूत्र में पिरो दिया था। भाग 2, विजयी अभियान, उत्तर भारत की निर्विवाद शक्ति बनना। 1517 से 1520 का वो दौर राणा सांगा की अजेय सैन्य सफलताओं का एक जीता जागता प्रमाण है। इस रफ्तार को देखिए। 1517 में खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को धूल चटाई। हालांकि इसी युद्ध में सांगा ने अपना एक पैर खो दिया और हमेशा के लिए लंगड़े हो गए, लेकिन उनकी ताकत जरा भी कम नहीं हुई। अगले ही साल 1518 में बाड़ी के युद्ध में लोधी के कमांडरों को कुचल दिया। 1519 में गागरोन में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और फिर 1520 में ईडर के अभियान में गुजरात की सेनाओं को पछाड़ दिया। इन लगातार जीतों ने उन्हें उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और निर्विवाद शासक बना दिया था। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, सांगा सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, उनकी कूटनीति भी बेजोड़ थी। उन्होंने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को 6 महीने तक कैद में रखा और फिर पूरे सम्मान के साथ रिहा कर दिया। उन्होंने मेदिनी राय को चंदेरी और रायमल को ईडर का शासक बनाकर अपना प्रभाव बढ़ाया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हसन खां मेवाती और महमूद लोधी जैसे प्रमुख अफगान कमांडरों को भी अपने यहाँ शरण दी थी। उनका ये कूटनीतिक नेटवर्क मालवा, गुजरात और अफगान गुटों तक मजबूती से फैल चुका था। भाग 3, बयाना और मुगलों से टकराव, बाबर की सेना से पहला सामना। अब यहाँ से उत्तर दिशा से आने वाले एक नए खतरे से असली टकराव शुरू होता है, मुगल। बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा ने 1527 की शुरुआत में बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा की सेना ने ऐसा जोरदार पलटवार किया कि मुगल सेना को बुरी तरह खदेड़ कर दुर्ग वापस जीत लिया। और एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य ये है कि शानदार जीत के बाद राजपूत सेना ने मुगलों के अरबी ताशा वाद्य यंत्र को मेवाड़ के अपने सैनिक बैंड में शामिल कर लिया था। भाग 4, खानवा, महासंग्राम, महान गठबंधन का निर्माण। 17 मार्च 1527
रूपवास के पास गंभीर नदी का मैदान। हवा में एक अजीब सा भारीपन और तनाव था। इस महासंग्राम के लिए राणा सांगा ने एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला था। उन्होंने पाती पर्वन की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया। ये एक ऐसा बुलावा था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। एक साझा विदेशी दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने के लिए भेजे गए इस निमंत्रण का असर ये हुआ कि 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 सरदार एक साथ आ खड़े हुए। जरा इस गठबंधन की विशालता और विविधता देखिए। मेवात से हसन खां, मारवाड़ से राव मालदेव, बीकानेर से राव कल्याणमल, चंदेरी के मेदिनी राय, सादड़ी के झाला अज्जा और अफगान सुल्तान महमूद लोधी। ये देखना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि जो अलग अलग राजपूत और अफगान ताकतें कल तक एक दूसरे के खून की प्यासी थीं, वो आज सिर्फ एक आदमी राणा सांगा के नेतृत्व में चट्टान की तरह एकजुट थीं। और दूसरी तरफ था बाबर, जो अच्छी तरह जानता था कि वे किस तूफान से टकराने वाला है। बयाना की हार के बाद उसकी सेना खौफ में थी। इसलिए बाबर ने कूटनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का बहुत ही शातिर तरीका अपनाया। उसने खानवा के इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर हटा दिया और अपनी सेना में जोश भरने के लिए खुद शराब से हमेशा के लिए तौबा कर ली। जीतने के बाद ही उसने गाजी की उपाधि ली थी। दिलचस्प बात यह है कि बाद में अपनी ही आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने जीवन का एक काला दाग कहा। भाग 5 तोप खाना और हार के कारण तकनीक और विश्वासघात ने गठबंधन को तोड़ा। अब जरा इस युद्ध की तकनीक को समझते हैं। इतने विशाल गठबंधन की हार आखिर हुई कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण था बारूद। बाबर के पास उन्नत तोपखाना, कुशल तीरंदाज और तुलगमा नाम की घेराबंदी वाली अचूक रणनीति थी। दूसरी ओर सांगा की सेना पूरी तरह से अपनी पारंपरिक और विशाल घुड़सवार सेना पर निर्भर थी। जब राजपूत घुड़सवारों ने पहली बार तोपों के गोलों का सामना किया तो मध्यकालीन युद्ध की पूरी ज्यामिति ही बदल गई। घोड़ों ने तोपों की आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। पर बात सिर्फ तकनीक और बारूद की नहीं थी। एक और बहुत बड़ा कारण था विश्वासघात। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले रायसीन के सलदी तंवर और नागौर के खानजादा अचानक पाला बदलकर बाबर की सेना से जा मिले। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये वही सलदी तंवर था जो कुछ समय पहले बाबर की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर राणा सांगा के पास आया था। इस आखिरी वक्त के धोखे ने पूरे गठबंधन की कमर तोड़ दी। मैदान में भीषण मारकाट मची थी। इसी घमासान के बीच राणा सांगा को एक तीर लगा और वे अचेत होकर गिर पड़े। सेना में भगदड़ न मच जाए इस डर से सादड़ी के झाला अज्जा ने तुरंत राणा का राज चिन्ह पहन लिया और लड़ाई जारी रखी। इस बीच पृथ्वीराज कछवाहा, राव मालदेव और अखीराज देवड़ा ने मिलकर अचेत राणा को उस नरसंहार से बाहर निकाला और दौसा के बसवा ले आए। आज भी बसवा में उस महान योद्धा की याद में वो चबूतरा मौजूद है। 1526 ये साल याद रखना बहुत जरूरी है। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ ठीक इन्हीं निर्मम तोपखाने और बारूदी रणनीतियों का इस्तेमाल करके मुगल वंश की नींव रखी थी। और अब खानवा में भी वही विनाशकारी तकनीक काम कर गई थी। भाग 6 शहादत और विरासत, राजपूत एकीकरणकर्ता का दुखद अंत। जो योद्धा दुश्मन की तोपों के गोलों से बच निकला, वो अपनों के ही एक गहरी साजिश का शिकार हो गया। बसवा में होश आने पर सांगा की अदम्य भावना देखिए। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वे बाबर को खत्म नहीं कर देते, चित्तौड़ वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन सच तो ये था कि उनके अपने ही सरदार बाबर की तोपों का फिर से सामना करने के नाम से कांप रहे थे। इसी खौफ के चलते उन सरदारों ने अपने ही इस महान महाराणा को गुप्त रूप से जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 को कालपी में सांगा ने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में किया गया, जहां आज उनकी 8 खंभों की छतरी खड़ी है। राणा सांगा की महानता का असली अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके सबसे बड़े दुश्मन को भी उनके साम्राज्य की भयावह विशालता को स्वीकार करना पड़ा था। बाबर में अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद लिखा था कि सांगा के पास 10 करोड़ की आमदनी वाला राज्य और 1 लाख घुड़सवारों की सेना थी। ये उस शक्ति और खौफ का स्पष्ट प्रमाण है जो सांगा ने अपने पराक्रम से उपमहाद्वीप में स्थापित किया था। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इतिहास हमेशा अगर और मगर के नाजुक धागों पर टिका होता है। जरा सोचिए, यदि सांगा को अपनों ने वो जहर नहीं दिया होता, यदि वे जीवित रहते और बाबर के खिलाफ अपना अभियान पूरा करते, तो क्या आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और ही होता? मेवाड़ के इस विशाल दिग्गज की ये अमर गाथा हमेशा हमारे जहन में ये सवाल जिंदा रखेगी।
इस ऐतिहासिक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।